गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री में लेखन कला और शहरी जीवन जो सेकेंड चैप्टर है हम लोगों का, उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। लेखन कला और शहरी जीवन में हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनेक सारी जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश किया, जो भी अब तक हम लोग टॉपिक पढ़े चैप्टर सेकेंड में। अब जो बात करने वाले हैं यहाँ की साक्षरता स्तर की साक्षरता यहाँ पे किस तरीके की थी। यदि साक्षरता की बात किया जाए मेसोपोटामिया में, तो यहाँ पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड बहुत कम थे, और यहाँ केवल प्रतीकों और चिन्ह संख्याओं में, क्योंकि प्रतीकों और चिन्हों की संख्याएं यहाँ पर सैकड़ों में थी, और बल्कि ये बहुत कठिन भी थे, पेचीदा भी थे। यहाँ की मतलब मेसोपोटामिया के लोग जो थे पढ़े लिखे कम थे, और न केवल प्रतीकों और चिन्हों की संख्या यहाँ पर सैकड़ों में थी, बल्कि अत्यधिक कठिन भी थे, इसलिए सब लोग नहीं पढ़ने लिखने पाते थे। अगर राजा स्वयं, जो राजा हुआ करता था, अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्ति जो अभिलेख लिखे जा रहे हैं उन पर तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए, और जो लिखावट होती थी उस समय की, वह बोलने के तरीक़ों को दर्शाया करती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिखावट हुआ करती थी वे बोलने की तरीक़ों को समझाने की कोशिश कर रही थी, दर्शाती थी। जैसे एक अधिकारी था, वो अपने राजा को पत्र लिखता है, पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता है, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी कि जैसे वह लिखता था कि मैं अमुक मालिक को, उनका अमुक सेवक निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। वह एक अधिकारी है, वह राजा के पास प्रेषित कर रहा है, भेज रहा है कि जो कार्य उसे सौंपा गया है उस कार्य को वह सफलतापूर्वक कर चुका है। और सृष्टि के बारे में एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा हुआ था कि इस काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, और ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। मतलब यहाँ पर यह बात तय होती है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था, जो साक्षरता दर का थोड़ा सा कम था, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे थे जिसका नेतृत्व राजा कर रहा था, और कुछ अधिकारी गण पढ़े लिखे थे जो वहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ की जो लोग अपनी बातों को, मतलब जो भी चित्र वगैरह बनाए जाते थे, जो भी लिखावट होती थी वहाँ पर, वो बोलने के तरीक़ों को ही इंडिकेट करने का प्रयास किया गया है वहाँ पे। तो अगला जो है वह लेखन का प्रयोग कैसे हुआ वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता में, इस पे चर्चा करते हैं। तो लेखन का प्रयोग जो था वहाँ पर, शहरी जीवन जो थी वहाँ की, वो व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मतलब यहाँ की जो शहरी जीवन कैसी थी, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंध कैसे थे, तो उरुक एक वहाँ पर प्राचीन शासक, उरुक एक स्थान है, और उरुक एक प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में लिखे गए सुमेरियन काव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार वहाँ पर एक बात मिलती है कि जो उरुक एक अत्यंत ही सुंदर शहर था वहाँ पर, और जिसे अक्सर उस समय के लोग भी एक शहर कहकर ही पुकारा जाता था उस समय भी। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमर्कर के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि एनमर्कर जो राजा थे उन्होंने ही व्यापार स्टार्ट किया था सुमेर के साथ। और उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था, लेकिन एनमर्कर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए कुछ बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगवाए थे। जो लाजवर्द भी एक धातु है, अपने मंदिर को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए वे लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहते थे। और उनका एक दूत था अर्टा, उनका एक दूत का नाम क्या था? अर्टा।
उसी को वे भेजते हैं कि जो पास का कोई अगर क्षेत्र हो तो वहाँ पर जाओ और वहाँ से ये बहुमूल्य रत्न लेकर के आओ, मंदिरों को सजाना है। दूत राजा का पालन किया, वह गया और वह रातों में चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ता गया, क्योंकि उस समय चांद और सूरज को देख करके ही लोग समय का आकलन किया करते थे। चांद तारों को, सूर्य को देख करके लोग समय का मतलब कि दिन और रात इत्यादि का परिवर्तन को समझा करते थे। वह बढ़ता चला गया, वह कई पर्वतों को पार किया, पर कई पर्वतों को पार करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली, वह नहीं ला सका बहुमूल्य धातु। और इसके बाद फिर वह जब पहाड़ पर ही था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले वहाँ पर सूसा नगर के लोगों ने, सूसा भी एक नगर था जो उरुक के बगल में ही था, तो सूसा नगर के जो लोग रहने वाले थे वे उन्हें उसको छोटे चूहों की तरह नमस्कार करते हैं। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, फिर 7 पर्वतमालाएं पार की, लेकिन उसे बहुमूल्य धातु इत्यादि नहीं प्राप्त होने पाया। और दूत अर्टा जो था, अर्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। जब नहीं ला पाया तो इसमें ये देखा गया कि कई तरह तरह की धमकियां, आश्वासन देता रहा, क्योंकि वह चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। लेकिन अंत में दूत इतना चकरा गया कि वह अपनी बात को सही तरीके से नहीं बता पाया वहाँ पर, और एनमरकर के संदेशों को घाल मेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर एक शब्द लिख दिए। और क्योंकि एक शब्द जो लिखे उसका तो पता नहीं है, लेकिन उन दिनों मिट्टी पर लिखने का रिवाज उतना नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो पट्टिका, जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अर्टा के शासक के हाथों में दिया तो उसने उसकी जांच की और उच्चरित शब्द था कील, यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी मतलब कि उसका जो गुस्सा था वह चढ़ गया। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी और उसके बाद वह क्या करता है कि इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ही वहाँ पर व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, प्रारंभ किए थे। और यह क्या हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर तक भेजने के साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता का भी झलक मिलती है कि सुमेरियन सभ्यता जो था, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, वह कितनी उत्कृष्ट थी, कितनी उन्नत थी कि लोग विभिन्न चीज़ों को, वस्तुओं को मंगाते थे, सुंदरीकरण करने की प्रयास करते थे और विभिन्न चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग भेजा करते थे अपने दूतों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से। और वहाँ के जो राजा थे, मुख्य रूप से यह समझने की आवश्यकता है कि सर्वप्रथम राजा ने व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ पदाधिकारी और राजा पढ़े लिखे थे। राजा कुछ अपना संदेश देते थे उत्तराधिकारियों को और उत्तराधिकारी उसको पूरा किया करते थे। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए सबके बारे में जानकारी पूर्णतः स्पष्ट नहीं होने पाती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर और राजा। अब क्या होता है भाई, तो 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था, कई प्राचीन शहर बन गए थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, उसके बाद जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए से शहरी शहर भी थे, शाही शहर थे जो राजाओं के हुआ करते थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक पहला तो बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने, जिनके मूल स्थान का कोई पता ही नहीं चला कहाँ के रहने वाले थे, अपने गाँव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना
या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया उन्होंने। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था वहाँ पर, और मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। वहाँ पर जो बाहर के बसने वाले लोगों ने, जिनका मूल स्थान पता नहीं था, अपने गाँव के चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया अपने गाँव में ही। सबसे पहला ज्ञात होता है कि मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना होता था, और बहुत विभिन्न प्रकार के जो मंदिर थे, देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे उर मीन्स चंद्रमा होता है, चंद्रमा देवता को उर कहा गया है। और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी, इन्नाना। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे उस समय के, और समय के साथ बड़े होते चले गए। पहले तो छोटे हुआ करते थे और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवालय का एक घर ही होता था, इसलिए घर जैसा ही बनाया जाता था देवालय को भी। लेकिन मंदिरों का जो बाहरी दीवार कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी, और यही मंदिरों की विशेषता भी हुआ करती थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी, क्योंकि घर और मंदिर में यही अंतर था कि जो बाहरी ओर से बनावट थी मंदिरों की, वह कुछ घरों से अलग बनाए जाते थे। जो भी देवी देवता मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहाँ पर थे, वो केंद्र बिंदु था। देवी देवता का, देवी पूजा का केंद्र बिंदु होता था, क्योंकि देवता की पूजा की जाती थी। भाई सिंपल सी बात है कि देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली इत्यादि लाते थे। पुराने ज़माने में तो देखा गया कि मंदिर के फर्श पर भी कुछ मछली के जो अस्थियां होती हैं, वो उनकी परतें जमी मिली हुई हैं। और आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था, और समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तु में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों के साथ बुनना, यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर जो व्यवस्थापक होते थे, व्यापारियों की नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिरों ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा लिया और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था के में विद्यमान थे। मतलब देवी पूजा पंथी वहाँ पर बड़े स्तर पर किए जाते थे, व्यवस्थित तरीके से किए जाते थे, और लोग बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करना भी प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि आपने देखा कि लोग जो है सो तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सब चीज़ें भी, रोटी, पशुओं को पालना या जो हल जोतने वाले पशुओं को रखना, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन के क्रियाकलाप वहाँ पर लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए। और ये सब सारी चीज़ें ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी वहाँ पे, क्योंकि फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो ज़्यादा पानी बह जाता था, किसी वर्ष अपनी रास्ता बदल देती थी, किसी वर्ष फसलों को डुबा देती थी, तो खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते थे, क्योंकि बाढ़ वगैरह में जो गांव नष्ट हो जाते थे, उन गांवों को पुनः स्थापित करने का प्रयास चलता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। और इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित संस्थाएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाके में रहा करते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेत में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर के जो गांव थे वे पानी नहीं प्राप्त करने पाते थे, जिसके चलते लड़ाई भी आपस में हुआ करता था। और ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलने पाता था। इसलिए मेसोपोटामिया में कई बार पानी वगैरह के लिए भी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था खेतों के लिए।
जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो वहाँ के जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों अनुयायियों को लूट का माल आपस में बांट दिया करते थे। और लूट का माल बांटने के बाद, जैसे कि हमारे यहाँ भी सिंधु सभ्यता में भी लोग जो है सो बांट दिया करते थे लूट के मालों को, और वैदिक सभ्यता में भी ये प्रचलन था। और हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने यहाँ ले आते थे, उनको चौकीदार बनाते थे, नौकर बनाते थे, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप उनके यहाँ सौंपा करते थे। और युद्ध में विजयी होने वाले नेता जो थे वो लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था और नई संस्थाएं खुलने लगी, नई परिपाटियों का स्थापना वहाँ पर किया गया। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को दिवालियों पर अर्पित करना शुरू कर दिया। जो कीमती भेंट हुआ करती थी वो देवी देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ जाती थी। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा जो देवता या समुदाय को लाभ पहुंचा सके और मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सकें। जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था में राजा को ऊंचा स्थान दिलाया। जरूर राजा उच्च स्थान पर थे, समुदाय पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित भी था। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप बसिए, अपनी सेना इकट्ठा कर सकें जरूरत पड़ने पर, और लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि एक साथ एक जगह रहेंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे, एकजुटता रहेगी लोगों में। उरुक जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, उरुक एक स्थान था जो मंदिर नगरों में से एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध था। हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं वहाँ पर। और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो कई दर्जन छोटे छोटे गांव उजड़ गए, बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों के बाद फले फूले, जो मोहनजोदड़ो के नगर से भी दुगना था, बड़ा था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर जो है, उरुक नगर की रक्षा करने के लिए चारों ओर से काफ़ी सुदृढ़ प्राचीर बनाई गई थी, दीवार बनाई गई और उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बरकरार अपने अस्तित्व में बना रहा। और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया था, जो उरुक नगर था। यहाँ पे युद्ध बंदियों, स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिरों का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था, जो भी यहाँ लोग रहते थे। कृषि कर भले ही न देना पड़े, लेकिन काम उन्हें करना अनिवार्य था, और जिन्हें काम पर लगाया जाता था और जिनको जो काम दिया जाता था उसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली हैं जिनसे काम करने वालों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े, तेल आदि की मात्रा लिखी गई हैं। और एक अनुमान किया जाता है कि इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किए थे। 1500 आदमी 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किए थे, तब जाकर वो मंदिर कंप्लीट हुआ था। तो शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने, मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों को में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति हुई। देखिए उरुक कितना शहर उस समय का विकसित था, और उरुक में वहाँ पर शिल्पों के लिए कांसे के औजार का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी, और ईंटों के ही स्तंभ बना लिए थे वो लोग, क्योंकि लकड़ी नहीं मिलता था तो ईंट के ही स्तंभ लोग बना लिया करते थे।
सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था और इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगा दिया जाता था, जिससे कि दीवारें सुशोभित हो जाती थीं। और मूर्ति कला के सृष्टि में वो उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कर लिया। उन लोगों ने सुंदर नमूने बनाने लगे। चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर लोग आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। जो सुंदर नमूने हुआ करते थे वे आसानी से उपलब्ध चिकनी मिट्टी से नहीं, वे जो बनाए वो आयातित पत्थरों से बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे। इन्हें की चिकनी मिट्टी से बना दिए जाते थे जो वहाँ पर उपलब्ध था, मंगाते थे लोग, आयात करते थे। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया इस शहर से, जो शहरी क्षेत्र के लिए वो अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ। और कुम्हार के चाक का निर्माण भी हुआ वहाँ पर, और आगे चलकर चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। मतलब कुछ ये जो बर्तन बनाने की कला थी इन लोगों में, ये भी बहुत बड़े स्तर पर निकली थी। देखिए, सब मुहरें प्राप्त हुई हैं मेसोपोटामिया से। मुहरें थी जो अलग अलग चीज़ें इस पर उत्कीर्ण की गई हैं, बेलनाकार मुहरों, और उन पर छापे गए थे। शहरी जीवन कैसा था? तो शहरी जीवन के बारे में यदि बात किया जाए तो शहरी जीवन के बारे में पता चलता है वहाँ पर कि सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च एवं संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था, जिसके पास धन दौलत ज़्यादा थे, एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था, क्योंकि धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग तक ही सीमित था। उस जैसे आज पूंजीवाद में होता है कि कुछ लोगों के पास ही पूंजी ज़्यादा होती है, बाकी लोग गरीब रहते हैं। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे आभूषण हो, सोना हो, सफ़ेद सीपियाँ हो, लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र हों, सोने के सजावटी खंजर हों, विशाल मात्रा में उर के राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों और समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी इसके बारे में देखा जाए तो भाई आपने तो जो बड़े घराने के लोग थे उनके बारे में देखा कि वो लोग बहुमूल्य धातुएं इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करते थे, मंगाते थे। उनके वे पढ़े लिखे थे, स्थितियाँ उनकी अच्छी थी, है ना। समाज के कुछ लोग जो थे वे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, धन धान्य संपन्न थे। लेकिन कानूनी दस्तावेज जो हुआ करते थे, जैसे विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामले से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। अपने विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है वहाँ पे, क्योंकि विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। वर पक्ष के लोग वधू को उपहार दिया करते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों के बीच में उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और एक साथ बैठकर लोग भोजन करते थे, फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता और उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे और इस तरीके से वे अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते थे। जो कृषक जीवन था, गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर देते थे। अब उसको आगे बढ़ाते थे, मेहनत करते थे, आगे बढ़ते थे, मेहनत नहीं करते थे, पीछे रह जाते थे। अब उर नगर का अवलोकन करें यदि तो उर एक बहुत बड़ा नगर था वहाँ पर, जो मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सक्रियाँ गलियाँ पाई गई हैं। वहाँ पर पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि गली थे। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्टे संभवतः गधे पर लाद कर लेकर जाए जाते थे वहाँ पर। पतली व घुमावदार गलियाँ तथा घरों के भूखंड वहाँ पर मिले और भूखंडों का एक ऐसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकाला गया पुरातात्विक विदों के द्वारा कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था वहाँ पर। हमारे यहाँ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो नगरीय व्यवस्था थी, सुव्यवस्थित था। सारी नालियाँ, सड़कें 90 डिग्री एंगल पे लोग काटते थे, जुड़े हुए थे सब। 90 डिग्री एंगल पे सड़क हुआ करती थी वहाँ की, हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन यहाँ पर जो उर शहर था, यहाँ पे इनका सकरा रास्ता था यहाँ पर, और समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में जैसी पाई गई थी तो वैसी समकालीन वहाँ पर नहीं थी, बल्कि जल निकासी की नलियाँ, पट्टियाँ
उर नगर के घरों के भीतर आंगन भी पाए गए हैं, जिसे समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था, बाहर की ओर नहीं होता था। वर्षा का पानी निकास नलियों के माध्यम से भीतर आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया जाता था ताकि एक साथ तेज वर्षा आने पर भी घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ में न भर जाएं, इसलिए लोग नहर वगैरह को बना करके, मतलब नाली वगैरह को बना करके पानी निकालने की व्यवस्था किए थे। फिर भी ये ऐसा प्रतीत होता है कि अपने लोग घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार करके गलियों में डाल दिया करते थे, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। वह इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहते थे। गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थीं, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की मतलब कि नीचे हो जाती थीं, तो ऊंचा उठाना पड़ता था घर की जो दहलीजें हुआ करती थी उनको, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों में ना आ जाए। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुलकर आते थे। ऐसे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं। घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो धन दौलत लाती है। घर की देहली अगर ऊंची उठी हुई हो तो धन दौलत लाती है, ऐसा माना जाता था उस समय भी। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर के सामने घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। सामने की दरवाज़ा जो है दूसरे के घर दरवाजे की ओर यदि न खुले तो सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, ऐसा माना जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, जो उर शहर था वहाँ पे। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें समय समय पर समाधियाँ वहाँ पर मिली हैं। तो जनसाधारण की कई तरह की वहाँ पर अवशेष मिले हैं, लेकिन कुछ साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफना दिए जाते थे लोग। तो इस तरह की सभ्यता थी मेसोपोटामिया के जो उर नगर था वहाँ का। वहाँ का पशुचारण कैसा था, पशुचारण के क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर कैसी थी वहाँ पे, तो ये देखा गया वहाँ पर कि जिस तरीके से वहाँ पर डेवलप हुआ है चीज़ें, तो पशुचारण की स्थिति वहाँ पर कैसी थी। तो लोग सिंपल सी बात है कि ये जो मारी नगर था, एक शाही राजधानी के रूप में खूब फला बढ़ा वहाँ पर स्थिति थी कि मारी नगर दक्षिण के उन मैदानी भागों में स्थित नहीं है जहाँ खेती के लिए पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वाधर पर स्थित था। और विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि उस ऊपरी क्षेत्र के खेती और पशुपालक साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसा तो किसान और पशुचारण दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उन प्रदेशों का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने वाले के लिए ही काम में लिया जाता था, क्योंकि पशुचारकों को जब अनाज, धातु और औजारों की आदि की जरूरत पड़ती थी तो वे पशुओं, पनीर, चमड़ा, मांस इत्यादि आदि के बदले में चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसान के लिए बहुत उपयोगी होता था। किसान अपने खेत में गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। इसमें गडरी कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेत से गुजारते थे, जिससे कि किसानों के फसल नुकसान होते थे, क्योंकि गडरिये खाना बदोश थे। वे कई बार इकट्ठे होकर गाँव पर हमला भी कर दिया करते थे और हमला करके गाँव के जो इकट्ठा सामान था उसको लूट लिया करते थे। इसलिए कई बार गांव के लोग इन गडरियों को, पशुचारकों को रास्ता नहीं देते थे नदियों तक आने के लिए, नदी नहरों तक आने के लिए। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र यदि डाली जाए तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि के समृद्ध मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिम मरुस्थल से ही आते थे। मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता में इतिहास पर यदि नज़र डाला जाए तो पता चलेगा वहाँ के जो समृद्ध किसान थे, जो कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यावावर समुदाय के लोग झुंड पश्चिम मरुस्थल से आया करते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इन उपजाऊ क्षेत्रों के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को लाते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों, भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर जब उनके पास संपदा हो जाती तो वहीं पर बस भी जाते थे। और कुछ ने तो अपना वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया था, शासन स्थापन करने की भी शक्ति हुए प्राप्त कर लिए थे। और इस तरीके से ये खानाबदोश लोग अक्कदी
एमोराइट, असीरियाई, अर्मीनियन जाति के थे और इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई हैं। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। मारी के जो राजा थे वे एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया जाता था, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन, जो स्टेपी क्षेत्र था उसके देवता डैगन थे, के लिए मारी नगर के लिए एक मंदिर बनवाया गया वहाँ पर। और इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज, वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों, संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण भी था वहाँ पर। और वहाँ की सभ्यता जीवन शक्ति उत्पन्न हुई इस तरीके से, क्योंकि कई जगह लोग कहाँ दूसरे जगह से आते थे और बस जाते थे वहीं पे और निवास करने लगते थे वहीं पे। तो इस तरीके से वहाँ की सभ्यता शौचालय और स्नान गृह भी देखिए वहाँ पर मिले हैं, और शाही निवास गृह भी था राजाओं को रहने के लिए वहाँ पर। तो इस तरीके से कई सारे चीज़ों को लोग प्रयोग करते थे। मारी नगरी के राजाओं को सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि विभिन्न जाति चरवाहे जो थे चलते फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु क्योंकि वहाँ पर जनजातियों चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त थी, लेकिन उनको छानबीन की जाती थी, नज़र रखा जाता था उनके ऊपर। राजाओं और उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक पदाधिकारी ने तो राजा को लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देता है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे। उसे संदेश था कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। तो ये संकेत दिया था उन्होंने। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा, अन्य किस्म के माल फरात नदी के रास्ते से दक्षिण तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों में जाया करते थे। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण था। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिटाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी, शराब, तेल से पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे, मतलब बंदरगाह के रूप में था। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उन पर लदे हुए सामानों की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे। उन्हें आगे बढ़ाने की इजाज़त देने से पहले उसमें लादे गए माल की कीमत का लगभग 10% कर वसूलना पड़ता था, उनको कल देना पड़ता था। जौ का एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था जौ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रागे का भी व्यापार होता था। काशा, औजार, हथियार बनाने के लिए लोग जो है सो औद्योगिक सामग्री का ज़रूरत था, इसके लिए व्यापार का बहुत महत्व था। इसीलिए मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापारिक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता था जो मारी शहर था मेसोपोटामिया का। यहाँ की संस्कृति में शहरों का महत्व बहुत बड़े स्तर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ की मेसोपोटामिया के जो वासी थे, शहरी वासी का जो जीवन शैली था, वो जीवन को महत्व देते थे, शहरी जीवन को। और अनेक समुदाय और संस्कृति के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों को नष्ट हो जाने के बाद वे काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोग तो अपने नगरों पर कितना गर्व किया करते थे, इस बात से सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है कि गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में लिखा है, यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। वैसा कहा जाता है कि गिलमेसिस ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। गिलमेसिस ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन भी किया था, ऐसा मिलता है। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। उस समय गहरा झटका लगा था उसे, जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया था और इसे दुखी होकर वह अत्यंत अमरत्व की खोज के लिए निकल पड़ा था। सागरों महासागरों को पार किया, दुनिया भर चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर
गिलगेमिश अपने उरुक नगर लौट आया और वहाँ पर सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसका नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरता पूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलमेसिस एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे, इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बसाया था। लेखन कला की भी देन थी, लेखन भी बड़े स्तर पर लिखे जाते थे। तो कालगणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा वहाँ पर थी मेसोपोटामिया में। दुनिया को सबसे बड़ी देन है मेसोपोटामिया का, जो कालगणना और गणित के लिए विद्वतापूर्ण था। कुछ तालिकाएँ मिली हैं जहाँ पर वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल कर दिया गया है, 1 + 24/60 + 51/62 स्क्वायर + 10/60 अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर आएगा 1.41421296 होगा, जो इसके सही उत्तर इतना से थोड़ा सा ही भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है तो वह मतलब एक अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती थी। तो मेसोपोटामिया की यह बहुत बड़ी गणितीय परंपरा देन मानी जाती है, जो विश्व को यह गणितीय परंपरा देने का काम किया मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। सबसे बड़ी देन काल गणना और गणित में विद्वतापूर्ण परंपरा वहाँ पर चली आई, और विश्व के बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग था वे एक देश क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब आने जाने लगे तो ये चीज़ें दूसरे देशों में भी गईं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा है मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। मेसोपोटामिया की देन है कालगणना, समय को विभाजन करना। और इसी समय को सिकंदर के भी उत्तराधिकारी लोग अपनाए थे, क्योंकि वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला, फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा और इसी तरह से विश्व के अन्य देशों में भी फैलता चला गया। जब कभी सूर्य और चंद्रग्रहण होते थे तो वर्ष, मास, दिन के अनुसार उसे घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों तारामंडलों की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया निवासियों ने 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि संभव नहीं होती कि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते, उनकी नकल करते, और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे, उन्हें सब परिचित था, क्योंकि जिस तरीके से उनका महल बना हुआ था, जिस तरह से उनके शासन प्रबंध थे, जिस तरह से वहाँ पर व्यापार के तकनीक अपनाए गए थे, मंदिरों को बनाने की तकनीक अपनाई गई थी, बहुमूल्य धातुओं के बारे में लोग परिचित थे, अनाजों का उत्पादन करते थे। तो इस तरीके से सुरक्षित अवलोकन करना चाहिए हम सबको, जिसके द्वारा अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी वहाँ पे। तो इस तरीके से यह सभ्यता जो था अत्यंत प्राचीन है, और प्राचीन सभ्यता बहुत बड़े स्तर पर बसाया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से बसाया गया था, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में वर्णन किया है। पुरातात्विक विदों में बहुत सारी चीज़ें खुदाई में अभी मिलती जा रही हैं। तो एक व्यापारिक शहर मेसोपोटामिया सभ्यता जो था, और नदी जो थी जो दजला और फरात नदी के बीच में बसा हुआ था, यह बहुत बड़ी अपने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है। सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का, क्लास 11th की हिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर समाप्त होती है हम लोगों का। हम लोग अगले क्लास में अगले चीज़ों को पढ़ेंगे। आप लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके आप लोग जो है ग्रुप में भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इसको चेक करके आपको बताया सके आपने आंसर कैसा लिखा है और कैसे आंसर अच्छे लिखे जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आप सब लोग।